वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में। वंस अगेन हम हाजिर हैं आफ्टर 2 days ब्रेक एंड दैट वाज नॉट अ ब्रेक बट यू कुड से दैट वाज अ लिटरेरी ब्रेक फॉर योर convenience so that you could revise your chapters that you have already gone through, right? उसी के लिए ब्रेक था और आज ब्रेक के बाद हम फिर से शुरू कर रहे हैं एलिजाबेथन पोएट्री। शुरू फिर से नहीं, इवन कह लो हम शुरू कर रहे हैं। एक बात आपको ये भी बता दूं लगे हाथ कि आप लोग देखते हैं कि परेशान है सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। तो अगर हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं सिलेबस कंप्लीशन में, और वो 3 चैप्टर नहीं 3 एज है अपने आप में। एक तो रेनेसांस हमने हाफ डन कर दिया है, हाफ बाकी है, और दूसरा आएगा न्यू क्लासिकल पीरियड, और फिर आ जाएगा विक्टोरियन पीरियड। न्यू क्लासिकल के बाद आएगा रोमांटिक पीरियड। विक्टोरियन पीरियड से आपका बैच शुरू हुआ था तो वीडियोस आपके पास विक्टोरियन पीरियड से अवेलेबल ही हैं, उस पर कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, आप वहां पर वीडियोस देख रहे हैं। और अभी आपके एग्जामिनेशन में टाइम है, आई होप कि मोर देन 1 month बचा है, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपका सिलेबस इसी मंथ पूरा कर दूंगा, तो मैं भी अपने बात पर कायम हूँ। यद्यपि मेरी व्यस्तताएं बहुत हैं, हमारे कॉलेज भी खुल गया है और बहुत सारे वर्क्स भी हमको असाइन कर दिए गए हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के, बट उसके बावजूद भी मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी क्लास पूरी तरह से लूंगा, मैं आपकी क्लास कंप्लीट भी करवाऊंगा और सिलेबस भी आपका पूरा कराऊंगा जितना भी टीजीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बट डोंट क्रिएट पैनिक, राइट? ये ना कहिए सर इतना वीडियोस दे दी हम कैसे देख पाएंगे, या सर वीडियोस नहीं देख रहे हैं अब हम क्या करें। देखिए, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो यू विल हैव टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर वर्क। ज्यादा टाइम आपको देना होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर इकट्ठा एग्जामिनेशन आ ही गया है तो आई डोंट थिंक कि अध्ययन मंत्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आर तिवारी सर आर यू इवन रिस्पॉन्सिबल। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। DSSB हैज अनाउंस्ड द डेट एंड वी शुड वेलकम द डेट ग्लैडली। और हमको उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ मंथ ओनली, राइट? एंड विद इन अ मंथ यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड देन यू विल बी टोटली फ्री। तो 1 महीने की मेहनत हार्ड वर्क कर लेना बेहतर है कि साल भर 2 साल लगे रहे और एग्जामिनेशन ही ना कंडक्ट हो और फिर फ्रस्ट्रेट होते रहे तो बेहतर है। आई थिंक कि यही बेहतर है कि एग्जामिनेशन जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं थोड़ा स्पीड अप मैं भी करता हूँ, वही चीजें आपको बताऊंगा जो आपके टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपको करा देंगे इसी वीडियो जो है लेक्चर के माध्यम से, इसी पैनल पर, इसी चैनल पर। कुछ पीपीटी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ओरल क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट आई थिंक ये मैं शुरू करूंगा आपको 1 सितंबर से, राइट? ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री जो शुरू होगी वो 1 सितंबर से शुरू होगी, और उसके पहले हम आपको ये थ्योरेटिकल हिस्ट्री जो है इसको कवर कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर जी? श्वेता सिंह जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, चंचल जी को गुड मॉर्निंग, मीनू जी को, मौसम, गौतम जी को, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। श्वेता सिंह जी यही बात मैं कह रहा हूं ना कि प्रैक्टिस मैं तो कराऊंगा बट सितंबर में कराना शुरू करूंगा। उसके पहले आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस कराया नहीं जाता, प्रैक्टिस किया जाता है। आप करिए प्रैक्टिस, आप अपने डाउट्स लाइए, अपने क्वेश्चंस लाइए, फिर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। प्रैक्टिस करवाया कैसे जाएगा, मैं तो थ्योरी पढ़ा ही रहा हूँ। आप गूगल पे जाइए और क्वेश्चन क्लिक कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन जो है टाटल्स मिसैलिनी, और यू विल हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, इन्यूमरेबल क्वेश्चंस यू विल फेस देयर। वहां से आप प्रैक्टिस करिए, राइट? मेरे ऊपर आपको पूरा भरोसा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने पर भी थोड़ा भरोसा करिए, ये मेरा मोटिवेशन है। अपनी पर भरोसा करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, पढ़ना शुरू करिए। आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट से, जो आपने ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, इसका सदुपयोग करिए। जी मैं देख रहा हूँ 2 दिन से सृष्टि जी बहुत परेशान है। सृष्टि बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं बेटा, जितना परेशान होगी उतनी तैयारी खराब होगी, उतना आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, डेट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस डेट के लिए भी तैयार हैं। मेहनत आप करते रहिए, बस खूब सारी मेहनत करिए
और दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 1 महीने पढ़कर भी लोग नौकरी पाए हैं और नौकरी कर भी रहे हैं, और आप तो पिछले 2 महीने से लगे हो, तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। चलिए आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं एलिजाबेथन एज की। इंग्लैंड का जो रेनेसांस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जनरली इंग्लैंड का जो रेनेसांस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और उसमें पहला पार्ट जो है वो एलिजाबेथन एज का है, जो क्वीन एलिजाबेथ जब से थ्रोन पर आती हैं 1558 में और उनके डेथ तक 1603 तक का ये जो पीरियड है इसको एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है। ये क्वीन का पीरियड है, और इसी पीरियड को, इसी एलिजाबेथन पीरियड को ही एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। यह शेक्सपियर का भी एज है। आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ जेम्स फर्स्ट किंग बनता है इंग्लैंड का, और जेम्स फर्स्ट के पीरियड को हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं, जैकोबियन पीरियड के नाम से जानते हैं। जो जेम्स फर्स्ट का पीरियड है वो जैकोबियन है, और ये जब से जेम्स फर्स्ट किंग बनता है इंग्लैंड का, जो कि पहले जेम्स सिक्स्थ हुआ करता था स्कॉटलैंड में, जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड को यहाँ लाया जाता है, और आफ्टर द डिमाइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी वो किंग बनता है। ट्यूडर डायनेस्टी की अंतिम रूलर क्वीन एलिजाबेथ हैं, और स्टुअर्ट डायनेस्टी का पहला रूलर जेम्स फर्स्ट है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है। जेम्स फर्स्ट से स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू होती है और एलिजाबेथ पर ट्यूडर डायनेस्टी खत्म होती है। तो ट्यूडर डायनेस्टी में कौन कौन लोग थे? हेनरी सेवंथ, हेनरी एट्थ, उसका बेटा एडवर्ड सिक्स्थ, और फिर हेनरी एट्थ की बेटी मैरी, और फिर हेनरी एट्थ की दूसरी बेटी एलिजाबेथ। राइट, ये ट्यूडर डायनेस्टी है इंग्लैंड में। और उसके बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू होती है, और स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो पहला रूलर है, स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो पहला रूलर है उसका नाम था जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट के पीरियड को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। जेम्स फर्स्ट डाइड इन 1625, और जेम्स के बाद जेम्स का बेटा थ्रोन पर आता है और उसका नाम होता है चार्ल्स फर्स्ट, और उसके पीरियड को कैरोलिन पीरियड कहा जाता है, कैरोलिन एज कहा जाता है। बहुत डिजास्ट्रस अंत होता है इस कैरोलिन पीरियड का। चार्ल्स फर्स्ट का असैसिनेशन हो जाता है 1649 में। कैरोलिन पीरियड यहां पर आकर खत्म होता है। ये 1649 में when Charles First was assassinated, और उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद देयर वाज नो अपैरेंट किंग इन इंग्लैंड, और फ्रॉम 1649 टू 1660 एक ऐसी गवर्नमेंट का रूल होता है जो किंग नहीं होकर के लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम से रूल करता है, और उसका नाम होता है ओलिवर क्रॉमवेल, और उस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है 1649 से 1660, और इंग्लैंड का रेनेसांस यहीं पर आकर के खत्म होता है। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें आपको इंग्लिश रेनेसांस की बता देता हूं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम ये सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव मोड में ज्यादा और थ्योरेटिकल मोड में कम रहेंगे, राइट, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए। बट थ्योरी ऐसा नहीं कि नहीं, बात ही नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं बताएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल जाएगा, इसलिए उससे रिलेटेड चीजें आपको जरूर बता दिया जाएगा। क्लियर? एलिजाबेथ के टाइम की अगर हम बात करें, जिसको आप शेक्सपियर का एज कहते हो, एलिजाबेथ का टाइम जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स का टाइम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है
कि यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड इन, यूनिवर्सिटी का प्रादुर्भाव कब हुआ? ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर कि एलिजाबेथन एज, एज ऑफ क्वीन मैरी, या जैकोबियन एज, या कैरोलिन एज। तो एक क्वेश्चन इसका कि एलिजाबेथन पीरियड में ही यूनिवर्सिटी का विकास होता है। यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे, इनकी बात भी अभी हम आगे करेंगे। यहीं पर एक पॉलिटिकल इवेंट है, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि उसकी ये डिफीट कब हुई थी, किसके रेन में हुई थी। तो आप इसको एक बार देखेंगे। एक सेकेंड, हेलो, बिल्कुल यहां पर आ जाइए जहां से अयोध्या के अंदर का रास्ता शुरू होता है। ठीक है, जहां से अयोध्या के अंदर रास्ता गया है वहीं यूपीएस खड़े हैं, मिल जाएंगे आपको। वहीं चले जाइए, और क्या, वहीं चले जाओ। हाँ ठीक, ठीक ठीक। क्या कविता जी, क्या गड़बड़ हो गया? बोथ द इंग्लिश क्लासेस आर ऑन द सेम टाइम। अच्छा ये है, तो आप दूसरी क्लास चेंज करवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं अपनी क्लास कल से शाम को कर दूंगा, इवनिंग में 7 बजे। तो यूनिवर्सिटी बिट्स के साथ ये स्पेनिश आर्माडा आपको जानना है। और दूसरा ये कि फर्स्ट थिएटर जिसका नाम था द थिएटर, फर्स्ट थिएटर जिसका नाम था द थिएटर, वो भी 1576 में सॉरी एलिजाबेथ की पीरियड में स्टैब्लिश हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट थिएटर कौन सा था? तो फर्स्ट परमानेंट थिएटर जो स्टैब्लिश हुआ था उसका नाम ही था द थिएटर। यद्यपि इसके पहले एक और थिएटर था, आवाज आ रही कि नहीं जी? इसके पहले एक और थिएटर था जिसका नाम था द रेड लायन, और वो रेड लायन थिएटर बहुत कम समय तक के लिए था और उसको फिर डिमोलिश कर दिया गया। ये परमानेंट थिएटर नहीं था, परमानेंट थिएटर द थिएटर था 1576 में। क्लियर? तो यूनिवर्सिटी बिट्स, स्पेनिश आर्माडा और द थिएटर, ये तीन चीज आप एलिजाबेथन पीरियड से याद रखेंगे। जैकोबियन पीरियड में जब हम पहुंचेंगे तब हम फिर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि जेम्स को ही एलिमिनेट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसका नाम गन पाउडर प्लॉट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि गन पाउडर प्लॉट किससे रिलेटेड है, या गन पाउडर प्लॉट कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? तो यह 1605 में हुई थी गन पाउडर प्लॉट की कॉन्स्पिरेसी, जिसमें हटाने की कोशिश की गई थी कि किंग को वहां से एलिमिनेट कर दिया जाए, थ्रोन से उसको वाइप आउट कर दिया जाए। उसको गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है और शेक्सपियर ने अपना प्ले मैकबेथ इसी गन पाउडर प्लॉट पर बेस भी किया था। और जो किंग डंकन का मर्डर है वो डंकन का मर्डर किंग के इसी मर्डर पर पूरी तरीके से बेस किया था शेक्सपियर ने। क्लियर? और जेम्स के पीरियड की एक और खास बात थी कि जेम्स ने सबसे पहले एक ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कंपाइल करवाया था जो 1611 में आई थी, 1611 में, जिसको किंग्स बाइबल या जिसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन पर भी पेपर में क्वेश्चन बनता है।
कविता जी, आई एक्चुअली आई नो कि यू ऑलवेज वेट फॉर माय क्लास एंड दैट्स व्हाई से कि आपको ये वाली क्लास भी और वो वाली क्लास भी, दोनों क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाएंगी। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में मैनेज करिएगा और मैं कोशिश यही करूंगा कि क्लास शिफ्ट कर दूं इवनिंग टाइम में। क्लियर? और ये भी अगर इवनिंग टाइम में शिफ्ट करूंगा तो भी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 घंटे की क्लासेस आपके लिए और फटाफट आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो है इशू, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। क्लियर? अब अगर हम लिटरेचर की बात करें तो एलिजाबेथ के थ्रोन पर आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री का कलेक्शन आया था जिसने पूरे कह लीजिए कि एलिजाबेथन एज के लिटरेरी एक्टिविटी की शुरुआत की थी और उस पोएटिक कलेक्शन का नाम था टॉटल्स मिसालिनी। राइट, इसका नाम था टॉटल्स मिसालिनी। टॉटल कौन था? टॉटल का नाम जो था वो था पब्लिशर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि ये टॉटल कौन था, तो रिचर्ड टॉटल इसका नाम था पब्लिशर का। और उसने मिसालिनी का मतलब होता है मिसलिनियस पोएम्स बाय मिसलिनियस पोएट्स को उसने 1557 में पब्लिश किया गया था। रिचर्ड टॉटल ने पब्लिश किया था टॉटल्स मिसालिनी। वैसे ओरिजिनल इसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, राइट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे उसमें थे सर थॉमस यार्ड एंड सर हेनरी होवर्ड। और इस टॉटल्स मिसालिनी के पब्लिकेशन के समय इन दोनों की डेथ भी हो चुकी थी। बाद में वीडियोस देखने की नीड है या फिर ये सफिशिएंट है सर, प्लीज टेल। यशी सिंह जी, अगर आप चीजों को रिटेन कर रहते हो, अगर आप चीजों को याद रख लेते हो तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज भूल रहे हो तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत है। इस तो बहुत सिंपल है और तो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर तो मैं ऑब्जेक्टिव आंसर भी नहीं दे सकता। यस सर, यूपी टीजीटी में सब आपके पढ़ाया हुआ ही आया था। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। थैंक यू सीमा जी। मैं कोशिश यही करता हूं कि जो भी पढ़ाऊं, और आप मेरे पे भरोसा करते हो तो मुझे भी आप पर पूरा भरोसा होता है। और पेपर बनाने वाले को भी मेरे पे ही भरोसा होता है, वो भी देखता है कि तिवारी सर ने क्या क्या पढ़ाया है, वही से क्वेश्चन दो, और नहीं तो फिर बवाल ही मचेगा। इसलिए वो भी पेपर हमसे ही पूछ के बनाता है, आपका नोट्स देख करके ही बनाता है। सर न्यू बैच में है अभी, ये सेकेंड क्लास है ना। यशी सिंह जी, ये आपके लिए बेटा न्यू बैच है, हमारे लिए ये न्यू बैच नहीं है, आपके लिए न्यू बैच है। आपको कैसा लग रहा है हमारी क्लास? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। और वीडियोस आपके आप पर बहुत सारी अवेलेबल है, आप उसको देखते रहिए, उसको एंजॉय करते रहिए। मंजू विश्वकर्मा भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है मंजू, नमस्कार। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क टॉटल्स मिसालिनी appeared on 5th June 1557 with the titles Songs and Sonnets, written by Right Honorable Sir Right Honorable Lord Henry Howard, जिसको आप अर्ल ऑफ सरे भी कहते हो, और सर थॉमस यार्ड एंड अदर्स, राइट, इन्होंने लिखी थी। और द पोएम, द वॉल्यूम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 271 पोएम्स। कितनी पोएम्स थे टॉटल्स मिसालिनी में? टॉटल्स मिसालिनी में टोटल 271 पोएम्स थी, और नन ऑफ देम वर प्रीवियसली पब्लिश्ड, राइट, कोई भी इसमें से पहले पब्लिश नहीं हुआ था। टॉटल्स मिसालिनी से शुरू होती है इंग्लिश की पोएट्री। सर थॉमस यार्ड के बारे में आपको बताया था कि ये वो आदमी थे जिन्होंने इटली से सोनेट फॉर्म को ट्रांसपोर्ट किया था, राइट। सर थॉमस यार्ड ने इटली से सोनेट फॉर्म को ट्रांसपोर्ट किया, और जो इटली में सोनेट राइटर थे
खास करके जिसका नाम आप जानते हो पेट्रार्क। पेट्रार्क के सॉनेट्स जो है were brought from Italy to England by Sir Thomas Yacht and he translated a few Italian sonnets into English। सोनेट को ट्रांसलेट भी किया और उसके बाद ही wrote sonnets in style of in imitation of Sir जो है पेट्रार्क। पेट्रार्क के स्टाइल में इन्होंने सॉनेट्स लिखा भी और इनके सॉनेट्स जो है इसी बुक टॉटल्स मिसलिनी में जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स उसमें पब्लिश हुए थे, उसमें छपे थे। इटालियन सॉनेट्स के अलावा कुछ और चीजें भी ये वहां से उधार लेकर के आए थे, राइट। उसी में जो है आपको जब थियरी वो पढ़ा रहा था लिटरेरी मूवमेंट्स, तब हमने बताया था कि टर्जर राइमा को भी इटली से लाने वाले यही आदमी थे, राइट, यही लाए थे। ओटावा राइमा भी लाने वाले यही थे। सर हेनरी होवर्ड जो जिनको अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है, इन्होंने इटालियन सॉनेट को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद उसको इंग्लिश सॉनेट बना दिया। कैसे मॉडिफाई किया? जो इटालियन सॉनेट जो पेट्रार्कन सॉनेट था उसकी 14 लाइंस दो पार्ट में डिवाइड होती थी। एक को ऑक्टेव कहा जाता था जो बिगिनिंग की 8 लाइंस होती थी और जो 6 लाइंस होती थी नीचे की उनको सेस्टेट कहा जाता था। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती थी? ए बी बी ए, ए बी बी ए। ये ऑक्टेव की 8 लाइंस थी और नीचे की जो सेस्टेट की 8 लाइंस थी वो सी डी सी और सी डी सी हुआ करती थी। और ये क्वेश्चन अभी परसों के पेपर के यूपी के टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट पेपर में आया था कि पेट्रार्कन सॉनेट की राइम स्कीम क्या होती है। कितनी बार आपको इस बात को मैंने बताया है और आज फिर बता दिया हूं, आपके पेपर में भी क्वेश्चन इस पर आएगा। Really, I have never got so experienced and knowledgeable teacher like you. Will be my favorite English teacher forever. Thank you, Kavita Goyal ji. But I will be your teacher, your favorite teacher forever once you get through the examination. These are the abstract ideas and you have to materialize the experience of your teacher. You have to take the maximum advantage of the experience of your teacher. Or it totally depends on the student how much he can extract from his teacher, how much knowledge, how much information he is seeking for, कितना ले लेता है, it totally depends on students. Or a teacher is a teacher only because there are students. द्रोणाचार्य इसीलिए द्रोणाचार्य हैं क्योंकि उनका शिष्य अर्जुन है। वशिष्ठ इसलिए वशिष्ठ है क्योंकि उनका शिष्य राम है। चाणक्य इसलिए चाणक्य है क्योंकि उनका जो है शिष्य वो चंद्रगुप्त है। तो शिष्य जो है स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा फार ग्रेटर देन द टीचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस तो है ही है और स्टूडेंट उसके एक्सपीरियंस पर खड़ा होता है। मतलब टीचर का एक्सपीरियंस उसमें इम्प्लिसिट हो जाता है और फिर वो ग्रो करना शुरू करता है, फिर उसकी विंग्स फैलना शुरू करती हैं। क्लियर? चलिए आइए, थैंक यू चंचल जी की आज फर्स्ट क्लास है। चंचल जी स्वागत है आपका। बताइए आप अपना एक्सपीरियंस, वेदर आर यू गेटिंग me properly or not. Yeah, if you are facing any problem then don't hesitate, write your message directly and only I will see your message. Write your feedback please. Right, तो 14 लाइंस की जो सॉनेट्स थी वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड थी। ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी और समटाइम्स ये सी डी ई और सी डी ई भी हो जाती हैं नीचे की 6 लाइंस। और जो 9th लाइन होती है सॉनेट की, 9th लाइन को वोल्टा कहा जाता है। वोल्टा का मतलब होता है टर्न। 8 लाइंस में वो एक प्रॉब्लम को पोज करता है और 9th लाइन में वो उसका रिजोल्यूशन देना शुरू करता है। तो 9th लाइन से मीनिंग टर्न होती है और टर्न को जो है वोल्टा कहा जाता है। क्लियर? उसको वोल्टा कहा जाता है। इसको लाने वाले कौन थे? सर थॉमस याट। सर हेनरी होवर्ड ने उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करते हुए उसको इंग्लिश सॉनेट बना दिया। और इंग्लिश सॉनेट बनाने में इन्होंने चेंजेस क्या लाए, इन्होंने परिवर्तन क्या किया? परिवर्तन ये था कि इंग्लिश सॉनेट जब बना तो ये जो 14 लाइंस थी वो 3 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड हो गई। 3 क्वार्टरेंस का मतलब है कि 4 लाइंस का 3 स्टैंजा बना दिया गया, तो टोटल 12 लाइंस हो गई। और उसके बाद एक कपलेट भी आया। मतलब कपलेट का मतलब जो 2 लाइन लास्ट की होती है
और वो टोटल 14 लाइंस हो गई। ये इंग्लिश सॉनेट है। और राइम स्कीम पर जब आए तो क्वार्टेन के साथ साथ राइम स्कीम भी चेंज हुई। अभी तक तो ये 4-4 ये 8 ऑक्टेव बना था। अब जो बना वो ए बी, फिर सी डी, पहला क्वार्टेन, दूसरा क्वार्टेन, फिर तीसरा क्वार्टेन ई एफ, और फिर कपलेट जो था वो जी, और ये बन गया इंग्लिश सॉनेट। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए हु इन्वेंटेड द इंग्लिश सॉनेट, तो उसका नाम है सर हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरी। राइट, सर हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरी ने इंग्लिश सॉनेट को इन्वेंट किया, और बाद में शेक्सपियर ने इसी सॉनेट को कॉपी किया, इंग्लिश सॉनेट को, और इस सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाने लगा। इस सॉनेट को फिर शेक्सपियरियन सॉनेट कहा गया बिकॉज ऑफ द इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज ऑफ द पॉपुलराइजेशन ऑफ शेक्सपियर। राइट, शेक्सपियर ने उसको पॉपुलराइजेशन किया, और शेक्सपियर के पॉपुलराइजेशन से ये शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाने लगा। राइट, तो ये इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत है क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, और इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ का जो लंदन है, उस समय एलिजाबेथन पीरियड में लंदन को अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता था। और नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स का मतलब है कि पूरे शहर में, लंदन में, एवरीबडी वाज ट्राइंग हिज और हर हैंड इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, एंड न्यूमरस सॉनेटियर्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। और इसलिए क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड कहा जाता है। राइट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे है, और इसके पीछे लॉजिक ये था कि क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ जो है पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर। राइट, शी लाइक्ड लिटरेचर, शी लाइक्ड लिटरेरी एक्टिविटी एंड शी प्रेफर्ड, और इसलिए पैट्रोनाइज भी उसने किया, और लोगों को प्रोटेक्शन भी दिया, संरक्षण भी दिया, और फाइनेंशियल हेल्प भी दी, सो दैट दे कुड राइट, दे कुड फ्लरिश। राइट, एक्सटेंसिवली। राइट, ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो सब खुद करने के जो सबको खुद को संरक्षण देती थी। जी, मौसम गौतम जी की फर्स्ट क्लास है जी, आपका स्वागत है। जी कविता गोयल जी, मोस्ट वेलकम। जी प्रेरणा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिजाबेथ के पीरियड में जिन पोएट्स को आपको पढ़ना है, खास करके उन पर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं। उसमें जो सबसे ग्रेट पोएट है, जिसको पोएट्स पोएट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पोएट्स पोएट। आई थिंक आपको बिल्कुल याद होगा, आप जानते होंगे कि पोएट्स पोएट किसे कहते हैं। I have utilized my Sunday full by watching 6 videos of literary forms and then practiced your marathon literature class, and I got more confidence than before. Wow, great. Keep it up, Kavita Goyal ji, keep it up. जी, पहले हम चल रहे हैं बात करने उसी पोएट्स पोएट की, जिसका नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न समवेयर इन 1552-53, 1552 या 1553, the exact year is not confirmed,
but the death year is exactly confirmed. He died on 13th January 1599. एडमंड डिस्पेंसर के साथ ट्रेजेडी ये थी कि ही वॉज हाईली एजुकेटेड। क्या दिक्कत थी उनके साथ कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और पढ़े लिखे आदमी होने की वजह से उनकी नौकरी लग गई, और नौकरी लगने का नतीजा ये हुआ कि एग्जाइल पर चले गए वो, और पूरी जिंदगी वो अपनी नौकरी में आयरलैंड में ही व्यस्त रहे, और सिर्फ पूरी लाइफ में उन्होंने 2 बार इंग्लैंड वापस आए, और वहीं आयरलैंड में ही इनको बहुत बड़ा फार्म मिल गया था, बहुत बड़ा बंगला भी मिल गया था, और वहीं बंगले में रहते भी थे, और वहीं पर उन्होंने अपने जो उनकी ग्रेटेस्ट पोएम है द फेरी क्वीन उसकी रचना की थी, और वहीं इंग्लैंड जो है आयरलैंड में ही उन्होंने अपनी फेरी क्वीन जो है वाल्टर रैली को सुनाई थी, और वाल्टर रैली फिर उनको वहां से इंग्लैंड ले आए, और इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के पास ले गए। एलिजाबेथ ने इनकी 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन को सुना, उसको पढ़ा, और सी बिकेम वेरी मच इम्प्रेस्ड, और फिर एलिजाबेथ ने इनको पेंशन असाइन कर दी कि ये अपनी फेरी क्वीन को पूरा कर पाए। दो ही कुड नॉट कंप्लीट द फेरी क्वीन, जो सेक्रेटरी था उनका एलिजाबेथ का, ये वाल्टर रैली, ये रिटायर हो गया, दूसरा सेक्रेटरी आया तो उसने इनकी पेंशन बंद कर दी, और स्पेंसर डाइड ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। राइट, स्पेंसर को भूखों मरना पड़ा इतने ग्रेट पोएट होने के बावजूद। क्लियर। अगर हम स्पेंसर के वर्क की बात करें तो जहां से उन्होंने काम करना शुरू किया है, जो सबसे पहला उनका वर्क कहा जाता है वो उसका नाम था शेफर्ड्स कैलेंडर, और 1579 में पब्लिश हुआ था द शेफर्ड्स कैलेंडर। ये उसकी स्पेलिंग हुआ करती थी द शेफर्ड्स कैलेंडर का। 1579 में ये पब्लिश हुआ, एंड इट ओपन्ड अ न्यू इपोक कह लीजिए, या इट ओपन्ड द गेट ऑफ द न्यू एरा ऑफ इंग्लिश पोएट्री। राइट, इंग्लिश पोएट्री के नए एरा की शुरुआत होती है। यद्यपि द पोएम वाज नॉट टोटली ओरिजिनल। राइट, यहाँ पर उन्होंने जिसको इमिटेट किया था वो एक लैटिन पोएट था जिसका नाम था वर्जिल। वर्जिल अपने एनीड के लिए जाना जाता है, और वर्जिल जाना जाता है इक्लॉग्स के लिए। इक्लॉग क्या होता है, यह भी लिटरेरी फॉर्म में आपको याद होगा, बताया था। इक्लॉग एक ऐसी पोएट्री होती है जिसकी सेटिंग पूरी तरीके से रूरल होती है और डायलॉग फॉर्म में होती है। रूरल सेटिंग और डायलॉग फॉर्म में होती है, और इक्लॉग को जो है पास्टोरल भी कहा जाता है। और इक्लॉग वर्जिल से लाए थे एडमंड डिस्पेंसर, और इसी इक्लॉग फॉर्म में उन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर की रचना की। शेफर्ड कैलेंडर्स में एक ईयर में, कैलेंडर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इन द पोएम देयर आर 12 इक्लॉग्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। राइट, जनवरी टू दिसंबर, तो पूरे टोटल 12 जो है इक्लॉग्स इस पोएम में है। और इसी पोएम में द पोएम इंट्रोड्यूसेस कॉलिन क्लाउड, अ फॉग कैरेक्टर ओरिजिनेटेड बाय जॉन स्केल्टन, जिसकी बात मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। राइट, जॉन स्केल्टन कौन था? जॉन स्केल्टन वाज वन ऑफ द इंग्लिश चॉसरियंस, और उसने जो है एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, उसका नाम था कॉलिन क्लाउड, और एक पोएम ही लिखी थी कॉलिन क्लाउड, व्हाई कॉलिन क्लाउड नॉट कम होम। राइट, इसी टाइप की, और कॉलिन क्लाउड उसने कैरेक्टर क्रिएट किया था, और यही कॉलिन क्लाउड शेफर्ड जो है यही स्पेंसर का पेन नेम हो जाता है, यही स्पेंसर का सूडोनिम हो जाता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्क टू द लास्ट वर्क जो है कॉलिन क्लाउड उनके वर्क्स में अपीयर करता ही है। राइट, तो एक पॉइंट यहां से क्लियर हुई कि इस पोएम में शेफर्ड्स कैलेंडर में टोटल 12 इक्लॉग्स हैं। पास्टोरल पोएम है, डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, इक्लॉग फॉर्म में लिखी गई है, और बेस्ड किस पर थी?
बेस्ड थी वर्जिल के एनीड पर। क्लियर? वर्जिल के वर्जिल के एनीड नहीं, वर्जिल के इक्लॉग्स पर बेस्ड थी जी। कभी जी इक्लॉग ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। इक्लॉग का लैटिन टर्म है उसे, और लिटरल मीनिंग अगर कहा जाए इक्लॉग की तो लिटरल मीनिंग इसकी होती है सिलेक्शन, राइट? लिटरल मीनिंग इक्लॉग की होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चूज करना। और वैसे इक्लॉग्स अब शॉर्ट पोएम, अ पास्टोरल पोएम इन डायलॉग फॉर्म, उसको इक्लॉग कहा जाता है, राइट? अ पास्टोरल पोएम इन डायलॉग फॉर्म, उसको इक्लॉग कहा जाता है। और ये शेफर्ड्स कैलेंडर एक ऐसा ही इक्लॉग था जिसमें शेफर्ड और शेफर्ड्स की आपस में चर्चा होती है, आपस में उनकी बातचीत होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? शेफर्ड्स कैलेंडर में यही था। और शेफर्ड्स कैलेंडर इन्होंने डेडिकेट किसको किया था, याद है कुछ कि नहीं? चलिए क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूं, अब आप बताइएगा कि किसको डेडिकेट किया था शेफर्ड्स कैलेंडर। नेक्स्ट वर्क जो है इनका, जो आपके पेपर के हिसाब से और मिल्टन स्पेंसर की लाइफ के हिसाब से और इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, सबके हिसाब से जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था फेरी क्वीन। राइट? फेरी क्वीन, फेरी का मतलब आप समझ ही रहे हो, क्वीन का भी मतलब समझ रहे हो। और फेरी क्वीन इज एन एपिक। फेरी क्वीन एक एपिक है, और एपिक के साथ साथ इनकम्प्लीट एपिक है। इनकम्प्लीट एपिक है। 3 बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन 1590 में आई थी, और 1599 में 3 बुक्स इसकी और हुई, तो टोटल 6 बुक्स हो गई। स्पेंसर डाइड while he was writing the 7th book, तो that remained unfinished। तो अगर ये पूछा जाएगा कि कितनी बुक्स हैं, तो कंप्लीट बुक्स जो है वो फेरी क्वीन में 6 है। और फेरी क्वीन एपिक के साथ साथ इट वाज एन एलिगरी, और एलिगरी में ये लव एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी भी है, और पॉलिटिकल एलिगरी के साथ साथ एक रिलीजियस एलिगरी भी है। लव एलिगरी, पॉलिटिकल एलिगरी, रिलीजियस एलिगरी, सारे टाइप की एलिगरीज को उन्होंने इसमें डाल दिया था। और इसीलिए जो पोयम है, इट बिकेम सो कॉम्प्लिकेटेड, सो कंफ्यूजिंग दैट एवरीबडी admires the fairy queen but nobody reads the fairy queen completely। कोई इसको completely पढ़ता नहीं है because of the complications of the allegories, right? इतनी सारी complications थी, इसलिए नहीं लिखा है। और in the prefatory letter to Sir Walter Raleigh, अभी उनका नाम हमने आपको बताया था, जिनको इन्होंने पढ़ करके सुनाया था इस चीज को। अरे भाई एक जन इतना तंग कर दिए हैं। राइट? तो क्या बता रहा था
in the prefatory letter to Sir Walter Raleigh? सर वॉल्टर रैली, राइट, उन्होंने लिखा था अपने फेरी क्वीन के प्लान के बारे में। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फेरी क्वीन के प्लान के बारे में उन्होंने किससे बात किया था, तो उन्होंने एक लेटर के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि सर वॉल्टर रैली को ही उन्होंने अपने फेरी क्वीन के प्लान के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि वो एपिक लिख क्यों रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो ये घोषणा की कि ही wants to write an epic, जो उसका मेन एम है वो था to fashion a gentleman of noble person in virtuous and gentle discipline, to fashion a gentleman or noble person in virtuous or gentle discipline। और इसके लिए उन्होंने ऐसे पर्सन को जिसको चुना वो कौन था, वो था किंग अर्थर, और किंग अर्थर बिकेम द हीरो ऑफ द बुक, राइट, वो किंग है। और फेरी क्वीन क्या है, यही जो है पॉलिटिकल एलिगरी है। फेरी क्वीन जो है उसका नाम है ग्लोरियाना, फेरी क्वीन का नाम है ग्लोरियाना। दो ग्लोरियाना कभी मिलती नहीं है, ग्लोरियाना का मतलब होता है ग्लोरी, राइट, और वो ग्लोरियाना कौन है, द कैरेक्टर ऑफ ग्लोरियाना was based on the character of Queen Elizabeth, एलिजाबेथ पर उसका कैरेक्टर बेस्ड था, कभी अपीयर नहीं करती। एक फेस्टिवल चल रहा होता है 12 नाइट्स का, जिसमें 12 नाइट्स अलग अलग वर्चूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में वो फेरी क्वीन पर पहुंचते, लेकिन बुक जो है कंप्लीट ही नहीं होती, इसलिए ग्लोरियाना कभी अपीयर नहीं होती। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फेरी क्वीन जो ग्लोरियाना है अपीयर कब करती है, तो इसका उत्तर है कि नेवर, कभी वो अपीयर नहीं कर पाती है इस बुक में, क्योंकि द पोएम, द पोएट्री जो एपिक है दैट रिमेन्ड इनकम्प्लीट। द फेरी क्वीन was to set forth these 12 virtues in 12 books, राइट, ये प्लान था कि जो 12 वर्चूज हैं, 12 वर्चूज कौन से हैं, अरिस्टोटल ने सबसे पहले 12 वर्चूज की बात की थी, और उन्हीं 12 वर्चूज को यहाँ पर जो है लिटरेचर में डालना था जो है एडमंड डिस्पेंसर को, बट एडमंड डिस्पेंसर कुड नॉट कंप्लीट द बुक, इसलिए जो उनके 12 वर्चूज थे वो इनकम्प्लीट ही रह गए। For this purpose, he chose King Arthur, who was to exhibit in his person before he became king magnificence or magnanimity, which according to Aristotle is the perfection of all 12 ethical virtues. Clear? अब इसके लिए अगला जो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन है वो ये है कि फेरी क्वीन के लिए स्पेंसर ने एक स्पेंसरियन स्टैंजा ही डिजाइन कर दिया था। फेरी क्वीन किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी है, उस स्टैंजा फॉर्म को स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है। स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं? इन स्पेंसरियन स्टैंजा यू हैव 9 लाइंस, 9 लाइंस की स्पेंसरियन स्टैंजा होता है, और 9 लाइंस में 8 लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर की होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर की होती हैं, और जो लास्ट लाइन होती है 1 लाइन वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, और इसी आयम्बिक हेक्सामीटर को ही अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है, अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। अलेक्जेंडर पर एक पोयम लिखी गई है फ्रेंच में आयम्बिक हेक्सामीटर में, इसीलिए अलेक्जेंडर के नाम पर वो अलेक्जेंड्राइन हो गया है। और एक बार केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन आया था कि स्पेंसरियन स्टैंजा में आयम्बिक पेंटामीटर की कितनी लाइंस होती हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका जवाब क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर की 8 लाइंस होती हैं,
और अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हेक्सामीटर की कितनी लाइंस होती हैं या अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, तो अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर को कहा जाता है और दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसिडियन स्टैंजा, राइट। 9वीं लाइन जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, बाकी 8 लाइंस डिफरेंट होती हैं और इसका जो राइम स्कीम थी वो इंटरलिंक्ड राइम स्कीम थी और राइम स्कीम थी ए बी और फिर बी सी और फिर सी। ये 9 लाइंस हैं किसकी, स्पेंसिडियन स्टैंजा की। और स्पेंसिडियन स्टैंजा सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया था एडमंड स्पेंसर ने, तो इसका जवाब है कि फेरी क्वीन में। आई थिंक यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली, बोर नहीं हो रहे हो आप और आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं, बिल्कुल चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। जो 6 बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स में उन्होंने अलग अलग वर्चूज को एक्सपोज किया है। और जैसे कि जो फर्स्ट बुक है द एडवेंचर्स ऑफ रेड क्रॉस एक नाइट का नाम है और उसका नाम है होलीनेस, राइट। होलीनेस जो है वो रिलीजियस कैरेक्टर अब हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एलिगरी हो गई। तो रेड क्रॉस होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है और वो प्रोटेस्ट करता है उना और ट्रू रिलीजन यहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च है और उन्होंने फॉल्स रिलीजन को कैथोलिक रिलीजन बताया है और अपने इस एपिक में उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा दिया है और कैथोलिसिज्म को उन्होंने कैरिकेचर किया है, उसकी खिंचाई की है। यही रिलीजियस एलिगरी है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म को फेवर करना। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि आफ्टर द डिवीजन ऑफ द चर्च इन 1529, राइट, इंग्लैंड हैड बिकम अ कंट्री फॉर द प्रोटेस्टेंट्स और ये भी प्रोटेस्टेंट थे, तो क्वीन को खुश करने के लिए भी उन्होंने जो है यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म को यूलोजाइज किया है और कैथोलिसिज्म को जो है कैरिकेचर। प्रोटेस्टेंटिज्म को ये ट्रू रिलीजन कहते हैं और कैथोलिसिज्म को ये फॉल्स रिलीजन कहते हैं। और वो फॉल्स रिलीजन रिप्रेजेंट कौन करता है, राइट, उसका नाम है डूसा जो है वो फॉल्स रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। जी सर पीडीएफ मिलेगा क्या, ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिर नोट्स दोबारा बना लूंगी आफ्टर क्लास, अगर ना मिले तो। नहीं मौसम जी, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। पीडीएफ भी मिलेगा बट आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, राइट। तो पहली बुक में वो होलीनेस की बात करते हैं, रेड क्रॉस नाइट की बात करते हैं, फर्स्ट जो है ट्रू रिलीजन की बात करते हैं और फिर फॉल्स रिलीजन की बात करते हैं। फॉल्स रिलीजन रिप्रेजेंट कौन करता है उसकी बात करते हैं। ये सब आपके पेपर में इतना डिटेल नहीं आएगा। आपके पेपर में एक तो फेरी क्वीन किसका वर्क है, फेरी क्वीन में किसकी कितनी बुक्स हैं, फेरी क्वीन कब लिखा गया था, फेरी क्वीन में जो है प्रिफेटरी लेटर किसको एड्रेस्ड है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा अपने पेपर के लिए। खासकर स्पेंसिडियन स्टैंजा पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ, स्पेंसिडियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं, अलेक्जेंड्राइन क्या होता है और अलेक्जेंड्राइन किस मीटर में लिखा होता है। क्लियर। तो ये सारी बातें थी एडमंड डिस्पेंसर के फेरी क्वीन की। और एडमंड डिस्पेंसर की 2 और इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, एक का नाम है एपिथालमियन और दूसरे का नाम है प्रोथालमियन। एपिथालमियन होता क्या है? एपिथालमियन एक मैरिज ओड है जो उन्होंने खुद के शादी के दिन ही लिखा था। यहाँ पर आफ्टर द मैरिज ब्राइड को ब्राइड रूम का वेट करना होता है 24 घंटे। 24 घंटे उसके कैसे कटते हैं, कितना इम्पेशेंट होता है वो, उसी इम्पेशेंस की बात उन्होंने एपिथालमियन में किया है, राइट। इसलिए मैरिज ओड है, कह लीजिए कि वेटिंग का ओड है जो अपनी
मेड से, ब्राइड जो है वो ग्रूम से जब मिलने की बात कर रहा होता है, जब उसकी सोच रहा होता है उसके बारे में, तो वो जो पोयम होती है उसको कहा जाता है वो मैरिज ओड है। और एपिथालमियन उन्होंने अपनी खुद की वाइफ के लिए ही लिखा था। एक्चुअली एपिथालमियन जब पब्लिश हुआ था तो उसी के साथ उनका सोनेट सीक्वेंस भी पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है एमोरेटी। एमोरेटी एक सोनेट सीक्वेंस है एडमंड स्पेंसर का। जी साधना जी क्यों हंस रही हैं भाई? बताइए, कुछ तो रीजन आपके इस हंसी के पीछे होएगा ना। वाह, हाउ रोमांटिक ही वाज ना। एक्चुअली पूरा लिटरेचर ही रोमांटिक लिटरेचर है, ठीक है, कुछ छोटा नहीं है जो रोमांस में ना हो। और रोमांस तो अच्छी चीज है ना। Amorety is a sonnet cycle that describes his courtship and eventual marriage to Elizabeth Boyle. राइट, किससे शादी हुई थी इनकी? वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयली, और उसी की कोर्टशिप को इन्होंने एपिथालमियन में डिस्क्राइब किया है। एलिजाबेथ बॉयली को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, अपनी कोर्टशिप को यहाँ पर उन्होंने एलिजाबेथ बॉयली से एपिथालमियन और एमोरेटी दोनों में किया है। राइट, 1595 में एमोरेटी और एपिथालमियन दोनों एक साथ पब्लिश हुए थे। 1595 में एपिथालमियन और एमोरेटी दोनों एक साथ पब्लिश हुए थे। और यहीं पर सोनेट जो है उनका एमोरेटी, वहां पर उन्होंने थोड़ा और चेंज किया इंग्लिश सोनेट में, और इनका सोनेट स्पेंसिरियन सोनेट बना। और स्पेंसिरियन सोनेट में क्या होता है, होते तो 3 क्वार्टरेंस और कपलेट ही हैं, लेकिन इनकी राइम स्कीम चेंज हो जाती है। ए बी, बी सी और सी डी, ये 3 क्वार्टरेन, और फिर ई और ई ये कपलेट हो जाता है। ये स्पेंसर की राइम स्कीम है। इनकी राइम स्कीम याद कैसे रखेंगे आप? इनकी इंटरलिंक्ड राइम स्कीम है। जैसे एक क्वार्टरेन बी पर खत्म हुआ तो दूसरा फिर बी से शुरू हो जाएगा, दूसरा क्वार्टरेन सी पर खत्म हुआ तो दूसरा के बाद जो तीसरा आएगा वो फिर सी से ही शुरू हो जाएगा। इसी को इंटरलिंक्ड राइम कहा जाता है, और ये इंटरलिंक्ड राइम है। राइट, नहीं, ग्लोरियाना वाज बेस्ड ऑन क्वीन एलिजाबेथ कविता। राइट, तो ये 1595 में ये सोनेट साइकिल पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ बॉयले के साथ अपने कोर्टशिप को डिस्क्राइब किया है, कोर्टशिप को दिखाया है। क्लियर? और द वॉल्यूम जो इसमें था एमोरेटी में, देयर वर टोटल 89 सोनेट्स। टोटल कितने सोनेट्स थे? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो देयर वर टोटल 89 सोनेट्स इन एलिजाबेथ, राइट, इन एमोरेटी। राइट, 89 सोनेट्स है उसमें, और उसके साथ एपिथालमियन उनका मैरिज ओड पब्लिश हुआ था। क्लियर है? चलिए, और फिलिप सिडनी के डेथ के बाद, फिलिप सिडनी के डेथ के बाद इन्होंने एलिजी लिखी थी, और उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल is an elegy on the death of Philip Sidney.
एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सिडनी का सीक्वेंस है सोनेट का, और एस्ट्रोफल का मतलब होता है स्टार लवर, और एस्ट्रोफल वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी और इट इज अ पास्टोरल एलिजी। राइट सर, मेरा टीजीटी में 87 है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं जनरल में हूँ। थैंक यू सर, ग्रामर ने मार डाला हमें, तो लिटरेचर तो आपसे अच्छा कोई तैयार ही नहीं करा सकता। साधना जी आप ऐसा ना सोचिए, इस बार अभी भी आप फाइट में हैं, जनरल है तब भी 87 कम नहीं है, बट आई थिंक कि अब आपको पीजीटी पर फोकस करना चाहिए, और पीजीटी पर फोकस करके आपको अपना रिजल्ट अभी इम्प्रूव करने का मौका है। जी दीप्ति जी, हमने आपका क्वेश्चन नहीं देखा है, सो आई कांट रिप्लाई। अच्छा ये क्वेश्चन है, बाकी 5 बुक में कौन से एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं? सारे कैरेक्टर्स ही एलिगोरिकल हैं। हमने आपको बताया कि 12 वर्चूज की बात कर रहे थे वो, तो 12 वर्चूज अलग अलग जो है एलिगोरिकल फॉर्म में है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको उसी में मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं, अगले राइटर पर आ जाइए, उसका नाम है सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी में सिंगल एल आएगा कि डबल एल आएगा, पता है कुछ? चलिए कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है, आना तो सिंगल ही चाहिए शायद। सर फिलिप सिडनी को द परफेक्ट रेनेसांस मैन कहा जाता है। द परफेक्ट रेनेसांस मैन सर फिलिप सिडनी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है फिलिप सिडनी को परफेक्ट रेनेसांस मैन? बिकॉज he was a poet, he was a courtier, he was a soldier, he was a critic, he was an essayist, he was a sonneteer, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए एक आदमी में, वो उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी सर फिलिप सिडनी में थी। एंड ही डाइड एट द वेरी यंग एज। सर फिलिप सिडनी वाज बोर्न इन 1554 and died in 1586. And he was killed in the battlefield. और ऐसा कहा जाता है कि when he was in the battlefield he was dying, और इनके बगल एक सोल्जर था, वो भी मर रहा था पानी के लिए, और इनके पास पानी की बोतल थी, और उन्होंने उस समय भी अपनी पानी की बोतल उसको ऑफर कर दिया और कहा कि तुम बचोगे और तुम देश की सेवा करोगे, मेरा तो आखिरी समय चल रहा है। ऐसे पोएट थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे ग्रेट पोएट थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे, उनका नाम था सर फिलिप सिडनी, और इसीलिए उनको द ग्रेटेस्ट रेनेसांस मैन कहा जाता है। राइट, ग्रेटेस्ट रेनेसांस मैन उनको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज मल्टीट्यूड पर्सनालिटी। राइट, इतनी मल्टीट्यूडनेस है उनकी लाइफ में, जिसके वजह से वो ग्रेट कहलाए, जिसके वजह से वो महान कहलाए। Unlike Spencer, who began life as a poor man and died poor,
His friend Sir Philip Sidney was an aristocrat. He came of a very high family, was educated at Oxford and travelled over Europe. Spencer dedicated his Shepherd calendar to Sir Philip Sidney. अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही बात पूछा था कि किसको डेडिकेट किया है, तो डेडिकेटी जो है एडमंड स्पेंसर के शेफर्ड्स कैलेंडर का वो सर फिलिप सिडनी है, और दोनों आपस में दोस्त थे. There is neither flattery nor exaggeration, learning and nor exaggeration in this description, for Sidney realized in his person as nearly as possible for any man the Renaissance ideal of the perfect gentleman. और ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी में पूछा जा चुका है सर फिलिप सिडनी के बारे में, इसलिए आप भी तैयार रहिएगा जहां पर आप पेपर देने वाले हो. क्लियर? तो ऐसे ग्रेट कैरेक्टर के बारे में आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं. ये पोएट कैसे थे? इन्होंने एक पूरी सोनेट साइकिल लिखी थी और सोनेट साइकिल का नाम था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. ये एक सोनेट सीक्वेंस है जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, और गर्लफ्रेंड इनको मिली नहीं, वो किसी और के साथ शादी करके चली गई और ये बेचारे देखते ही रह गए. राइट? एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज अ सोनेट सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 108 sonnets and 11 songs. एक 108 sonnets और 11 songs. Please start taking 2 hours classes daily if it is possible for you. Okay Kavita, I will try. Right? 108 sonnets और 11 songs उनके एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में हैं. एस्ट्रोफिल एक ग्रीक वर्ड होता है. एस्टर का मतलब होता है स्टार. राइट? ASTER. एस्टर ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टार, और फिल भी ग्रीक ही है जिसका मतलब होता है लव. स्टार, लव. और स्टेला एक लैटिन वर्ड है और इसका भी मतलब होता है स्टार. और आप देखें इसी से वर्ड बनता है कॉन्स्टिलेशन, स्टेला से. एस्ट्रोफिल से वर्ड कैसे बनता है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी. तो दोनों मिला करके ये स्टार लवर और स्टार बिलवेड, ये दोनों पर जो है सेंटर्ड है. स्टार लवर or star beloved. Thus, Astrophil is the star lover and Stella is his star. Sidney partly nativized the key features of his Italian model Petrarch, including an ongoing but partly obscure narrative, the philosophical trappings of the poet in relation to love and desire, and musings on the art of poetic creation. Sidney also adopts the Petrarchan rhyme scheme, though he uses it with such freedom that 15 variants are implied. Right? और इनकी बिलवेड थी, जो स्टार लवर है उसका नाम था पेनीलॉप रिच. पेनीलॉप रिच इनके बिलवेड का नाम था, जो बाद में किसी और के साथ शादी कर ली थी, इनसे शादी नहीं की थी. तो लिटरेचर जो है वो क्या होता है? लिटरेचर हमेशा प्लेटो ने कहा था कि लिटरेचर इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ लवर्स. लवर्स की ऑफ स्प्रिंग होता है. और देखिए ये अभी लिटरेचर की शुरुआत ही है जहां पर ये सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आप देख रहे हो. थैंक यू मंजू, वाह ग्रेट एक्सप्लेनेशन. जी यही ग्रेट एक्सप्लेनेशन ही है. ये उनकी फ्रेंड का नाम था पेनीलॉप रिच, वो हमने लिख दिया है. दीप्ति जी, जी सुजाता मौर्य जी, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बताइए कैसी हैं आप?
तो एक वर्क इनका ये हो गया, एक एस्ट्रोफिल और स्टेला, और दूसरा वर्क जो फिलिप सिडनी का है दैट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस टू यू, वो है इनका प्रोज वर्क जिसका नाम था एन अपॉलजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी। ये इनका वर्क, ये इनका एक क्रिटिकल वर्क है। एक्चुअली इससे पहले एक और क्रिटिकल वर्क आया था, नाम था उसका द स्कूल ऑफ अब्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। द स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था स्टीफन गॉसन ने। स्टीफन गॉसन खुद एक पोएट थे और ही वॉज अ फेल्ड पोएट, और जब वो एज अ पोएट फेल्ड हो गए तो उन्होंने पोएट्री की बुराई शुरू कर दी, और पोएट्री की बुराई करी उन्होंने अपने इस एसे में द स्कूल ऑफ अब्यूज में, और कहा कि पोएट्री जो है दैट इज द स्कूल ऑफ अब्यूज, और ही डिफेंडेड प्लेटो सेइंग दैट प्लेटो वाज वेरी राइट व्हेन ही बैन्ड पोएट्री फ्रॉम हिज यूटोपियाइक लैंड रिपब्लिक। राइट, प्लेटो ने क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि प्लेटो ने, अभी हमने बताया, प्लेटो का कहना था कि लिटरेचर इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ लवर्स, और ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे ये कि प्लेटो का ये मानना था कि लिटरेचर इज टोटली माइमेसिस, इट्स नॉट ओरिजिनल, इसलिए बैन कर दिया था। और इस बात को सपोर्ट किया था स्कूल ऑफ अब्यूज में स्टीफन गॉसन ने। और फिर स्टीफन गॉसन के रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने ऐसे लिखा, उसका नाम था एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। अपॉलजी का एक मतलब डिफेंस भी होता है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। ही डिफेंडेड पोएट्री और कहा कि पोएट्री इज सुपीरियर टू फिलॉसफी, पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री, एंड प्लेटो हिमसेल्फ वाज अ पोएट। राइट, ये बातें किसने कह दी? ये बातें सर फिलिप सिडनी ने अपने ऐसे अपॉलजी ऑफ पोएट्री में करी थी। तो आपके एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो यही है कि इन हुज रिस्पॉन्स फिलिप सिडनी रोट एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, तो जवाब है इन स्टीफन गॉसन्स रिस्पॉन्स। या एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि द स्कूल ऑफ अब्यूज वाज रिटन बाय, तो स्टीफन गॉसन। और तीसरा कि द डिफेंस ऑफ पोएट्री रिटन बाय, तो फिलिप सिडनी। यहां पर थोड़ा और कंफ्यूजन ये है कि एक वर्क है जिसका नाम है डिफेंस ऑफ पोएट्री, राइट, बिल्कुल यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डिफेंस ऑफ पोएजी सिडनी का वर्क है, और डिफेंस ऑफ पोएट्री जो वर्क है ये है पीबी शैली का। पीबी शैली का वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री, 1840 का ये वर्क है, और ये उससे बहुत पहले का वर्क है। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालिएगा, नहीं तो आप आंसर गलत कर दोगे। क्या हो गया सुजाता, इतना क्यों परेशान है? क्लियर? तो एक्चुअली शैली ने भी, शैली के जमाने में भी एक पोएट थे, नाम था थॉमस लव पीकॉक, और थॉमस लव पीकॉक ने एक ऐसे लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, और 4 एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में पीबी शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। तो ये एक फिलिप सिडनी का वर्क हो गया, अपॉलजी फॉर पोएट्री। और इसके अलावा फिलिप सिडनी का एक प्रोज वर्क था, और उस प्रोज वर्क का नाम था अर्काडिया। राइट, उस प्रोज वर्क का नाम था अर्काडिया, और एक प्रोज रोमांस है।
बस इतना ही आपको जानना है। ये शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स हैं, शेक्सपियर के पहले के पोएट्स हैं, राइट। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे, कल हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रामा की, मेडिवल एज का ड्रामा, मिराकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस, इंटरल्यूड्स, और कल ही हम बात कर लेंगे यूनिवर्सिटी विट्स की। और उसके बाद जो है आपका शुरू ही होता है विलियम शेक्सपियर, जिसकी आपको वीडियो मिल चुकी है। और अगर आपने विलियम शेक्सपियर को कवर कर लिया तो समझिए एलिजाबेथन पीरियड या कह लीजिए पूरा रेनेसांस कवर हो गया है। उसके बाद सिर्फ एक क्लास और ले लेंगे और पूरा समअप कर देंगे हम रेनेसांस के पूरे पोएट्स को, राइट, रेनेसांस के पूरे ड्रामाटिस्ट को। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच आज की इस क्लास के लिए। सुबह सुबह आप सब लोगों ने टाइम निकाला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास। जिनकी पहली क्लास है उनको भी मजा आया होगा, जिनकी दूसरी तीसरी आखिरी है उनको भी मजा आया होगा। और ऐसे ही आप अपनी क्लास को एंजॉय करते रहिए और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और सिलेक्शन आपका बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए और अपना मोराल हाई रखिए, राइट, मोराल डाउन ना करिए। एक भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आने वाला है जो आपको इस वीडियो लेक्चर में ना मिल रहा हो, इसलिए इसको अटेंटिवली देखने की जरूरत है। 1 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास हो गई है, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा जब भी आपको मौका मिले, ताकि आपको हर पॉइंट बिल्कुल बाय हार्ट रिमेंबर हो जाए। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर शेक्सपियर की भी पीडीएफ मिलेगी, आप टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ की तो प्लेंटी है, राइट, बट वो पीडीएफ की प्लेंटी का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं आपको 2, 4, 5 बुक पीडीएफ फॉर्म में भेज दूं, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ है आपके लेक्चर सुनने का और मतलब है आपके पेपर सॉल्व करने का और अपने खुद के नोट्स बनाने का। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे। जी सृष्टि, कितने पोएट्स रह गए इसकी तो कोई संख्या ही नहीं है, बट और हमें किसी पोएट को करना नहीं है, सीधे क्रिस्टोफर मार्लो और फिर हम शेक्सपियर के पोएट की बात करेंगे। और हमें सबको करना नहीं है तो बहुत, बट एक कहावत है, टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, राइट। अंग्रेज भी आए थे तो सोना ही ले गए, कोयला छोड़ गए भारत में, ताकि भारत वाले यहाँ पर कोयले पे घोटाला करते रहें। तो बिल्कुल अपना भी वही है कि बेस्ट लीजिए, बेस्ट करिए पेपर में, बाकी रेस्ट जो रहेगा उसे लाइफ टाइम पढ़ना ही है। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।